अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमने ये देखना है कि प्रॉपर्टी जो है ना वो हमने ख़रीद ली है। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर लिए हैं और उसके बाद ख़रीद ली है, और ख़रीदने के बाद अब हमने अपने नाम पे मुंतकिल कैसे करवानी है। इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी कवानीन, कायदे, रूल्स, रेगुलेशंस मौजूद हैं, उनमें सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि प्रॉपर्टी जब भी आप ख़रीदें तो उसको अपने नाम पे रजिस्ट्री करवाएं। बदरिया रजिस्टर्ड सेल डीड जो है ना वो उसको रजिस्टर्ड करवा के अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाएं। लेकिन जैसा कि मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हो सकती। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि रजिस्ट्रियाँ किन की नहीं हो सकती हैं और किन की हो सकती हैं, और जिनकी नहीं हो सकती उनको किस तरह सिक्योर किया जा सकता है। अगर तो आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है जिसका रेवेन्यू रिकॉर्ड मौजूद है और जो बंदा बेच रहा है उसके नाम पे उसकी मलकियत महकमा माल में दर्ज है और वो वहाँ से फ़र्द बै हासिल कर सकता है, तो फिर तो उसकी रजिस्ट्री हो सकती है। अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है जिसकी जिसकी बेचने वाले के पास उसकी रजिस्ट्री मौजूद है, तो फिर भी आपके नाम पर रजिस्ट्री हो सकती है। अगर बेचने वाले के नाम पे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जो है ना वो पीटीडी है, जैसा कि पिछले लेक्चर में डिस्कस हुआ था, पीटीडी है, तो उस पर भी रजिस्ट्री हो सकती है। अगर बेचने वाले के पास कोई डिग्री है, कोर्ट की डिग्री है, और वो डिग्री रजिस्टर्ड है सब रजिस्ट्रार के पास, तो उस पर भी रजिस्ट्री आसानी से हो सकती है। लेकिन अगर कोई डिग्री है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, तो रजिस्ट्री तो उस पर भी हो जाती है, लेकिन उसमें फिर कुछ एक्स्ट्रा जो है ना वो उस पर एफर्ट्स होंगी और उस पर वो डॉक्यूमेंटेशन एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। पॉसिबल है कि उसके लिए लहदा से जो है ना एक नई डिग्री हासिल करनी पड़े। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप परचेज़ करते हैं, उसकी फ़र्द वो आपको देते हैं, तो फ़र्द में क्या चीज़ें देखनी होती हैं। फ़र्द में सबसे पहले ये देखना है कि वो मलकियत क्लियर है, उसके नाम पे है। और अगर तो मैनुअल फ़र्द है, किसी पटवारी ने जारी किया हुआ है, तो उसके ऊपर जिधर वो महाल वगैरह लिखा होता है, खेवट नंबर लिखा होता है, वहाँ पे एक छोटा सा रेड पेंसिल से पटवारी जो है ना उसका बैकग्राउंड उसका लिखता है कि ये इस बंदे के नाम किस तरीके से हुई है, उसका इंतकाल नंबर लिखता है, और साथ लिखता है कि ये इंतकाल बै है, इंतकाल हिबा है, या किस चीज़ का है। अगर तो इंतकाल बैनामा के थ्रू हुआ है तो उसका रजिस्ट्री नंबर भी लिखा होगा। फिर आपने जब परचेज़ करनी है प्रॉपर्टी तो फ़र्ज चेक करनी है, और आपको पता चलता है कि ये इस मालिक के नाम इंतकाल जब हुआ था तो इसने भी रजिस्ट्री करवाई थी, तो फिर आप उससे प्रॉपर्टी परचेज़ करते वक्त रजिस्ट्री डिमांड करें, उसे कहें कि पिछली साहब रजिस्ट्री भी साथ दो। क्योंकि आप तो रजिस्ट्री वो आपको रजिस्ट्री करवा के दे देगा सिर्फ फ़र्द की बुनियाद पे, लेकिन असल रजिस्ट्री तो उसके पास ही रहेगी। इसलिए वो रेड मार्कर से, रेड पेंसिल से जो लिखा गया है ना उसको ज़रूर देखें, उसको चेक करें, और अगर उसके पास रजिस्ट्री मौजूद है तो वो रजिस्ट्री भी हासिल करें। अब जिस वक्त आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तो उसके बाद आपने रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार के पास वो बेचने वाले को भी पेश करवाना है, खुद भी पेश होना है, साथ दो गवाहों को पेश करना है, और वहाँ पे आपकी रजिस्ट्री जो है ना वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। अब रजिस्ट्री में देखना है, आपको ये बताना है कि इसमें फ़ीसें कौन कौन सी लगती हैं, क्योंकि आम आवाम को ये नहीं पता कि कितने टैक्सेस लगते हैं और कितनी फ़ीसें होती हैं। जितने कोई कैलकुलेट करके उनको बताता है ये वसीका नवीस वगैरह और ये सारे, और इसके अंदर कितने लूप होल्स होते हैं जिस तरीके से ये पैसे कमाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें जितनी जितनी वैल्यू आपने डिक्लेयर करनी है रजिस्ट्री की, उसके भी दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आपकी जो आपने जो प्रॉपर्टी परचेज़ की है उसकी पहले भी रजिस्ट्री हुई है, तो जितने की वो पहले रजिस्ट्री है उससे ज़्यादा अमाउंट की जो है ना वो आपको रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। अगर पहली मकान की रजिस्ट्री है तो आपको मकान की करवानी पड़ेगी। अगर पहली प्लाट की है तो आप अभी या तो प्लाट की करवा लें या फिर उसको जो है ना वो मकान की भी करवा सकते हैं कि उसने मकान बना के सेल किया। उसके बाद आपने इसकी अगर आपको वैल्यू का नहीं इलम, अगर पटवारी ने भी अपनी फ़र्द के ऊपर उसकी वैल्यू नहीं लगाई,
और अगर आप उसकी फ़र्ज जो है कंप्यूटर सेंटर से हासिल किया लेकिन उसके ऊपर उसकी वैल्यूएशन नहीं है, तो आप इंटरनेट से या सब रजिस्ट्रार के पास जाके उसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इंटरनेट पे आप डीसी वैल्यूएशन स्टैम्प EAS डॉट स्टैम्प ड्यूटी वो गूगल पे सर्च करें डीसी वैल्यूएशन लिख के, तो वो सामने पेज आ जाएगा। वहाँ पे आप वो डिस्ट्रिक्ट और उसका खाता केवट खतूनी वगैरह लिख के आप पर मरला रेट उसका निकाल सकते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यूएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यूएशन निकालने के बाद आपने जितनी वैल्यू की रजिस्ट्री करवानी है उस हिसाब से 1% जो है ना वो आपकी स्टाम्प ड्यूटी होगी। और इसके अलावा 1% उसकी जो है ना चार्जेस TMA के होंगे, तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के। अगर आप अर्बन एरिया में करवा रहे हैं, अगर रूरल एरिया में करवा रहे हैं, तो जो आज का रेट चल रहा है वो 3% स्टाम्प ड्यूटी और 1% TMA का रेट। इन दो टैक्सेस के अलावा आपका 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ीस उसमें जमा होती है, और अगर इंतकाल चढ़ना तो 1000 रुपया ADLR या इंतकाल फ़ीस उसकी जमा होती है। इसके अलावा 2-3 हज़ार रुपया और ख़र्चा होता है। बाकी जो मेन टैक्सेस इस साल जो गवर्नमेंट ने इम्पोज किए हैं वो एडवांस टैक्स और गेन टैक्स है। अब इसमें आ जाता है कि फाइलर नॉन फाइलर का मसला है कि अगर नॉन फाइलर है तो फिर गेन टैक्स जो है ना वो 4% जमा करवाना पड़ता है, लेकिन ये बेचने वाला जो है ना उसको जमा करवाना होता है। और अगर वो फाइलर है तो फिर 2% जमा करवाना होता है। इसी तरह एडवांस टैक्स अगर ख़रीदने वाला जो है ना वो नॉन फाइलर है तो 7% जमा करवाएगा, और अगर फाइलर है तो 2% जमा करवाएगा। तो ये वसीका नवीस वगैरह जो है ना ये करते ये हैं कि जो नॉन फाइलर होते हैं उनको फाइलर कर देते हैं और वो पैसे सारे जो है ना वो खुद हड़प कर जाते हैं। इसलिए ये सबसे बेस्ट वे ये है कि आप पहले फाइलर हो जाएं, क्योंकि फाइलर होना कोई इतना महंगा भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है, और आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो हर सूरत में FBR के पास जानी है। अगर आप 7% पे करते हैं, 4% पे करते हैं, वो भी टैक्स FBR के पास जाना है। आपकी ट्रांजैक्शन की डिटेल FBR के पास जानी है। तो अगर आप फाइलर हो जाएंगे तो वो आप खुद से डिक्लेयर कर देंगे ट्रांजैक्शन, तो वो आपके लिए फ़ायदा मंद है। इसलिए मेरी जो ओपिनियन है वो यही है कि आप पहले फाइलर हो जाया करें, उसके बाद जो है ना रजिस्टर्ड सेल डीड जो है ना रजिस्ट्री करवाया करें। कोई शख्स भी जो है ना वो नॉन फाइलर रजिस्ट्री ना करवाए, क्योंकि ट्रांजैक्शन की डिटेल FBR के पास जानी है। वो कल या बदेर या किसी भी वक्त उसको फॉलो करके वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये पैसे कहाँ से आए थे। तो इसलिए बेहतर है कि फाइलर हो के आप उसको डिक्लेयर कर दें कि ये पैसे मेरे पास वाइट मनी कहाँ से आई और मैंने इससे ये परचेज़ की। इसके अलावा अगर मकान की आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं अर्बन हदूद में, तो उसके लिए नक्शा जो है ना नक्शा वो डिमांड किया जाता है। वो भी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है और रजिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है कि नक्शा TMA से जो है ना ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, टाउन कमेटी से, या जो नक्शा अप्रूवल अथॉरिटी है वहाँ से अप्रूव्ड नक्शा हो, पुराना सा आपका जितना भी मर्जी पुराना हो लेकिन वो चल जाता है। और अगर नक्शा आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वो 2% जो कि वसीका नवीस वगैरह 2% टोटल वैल्यू का 2% लेते हैं, वो 2% नहीं जमा होता, वो सिर्फ तय ज़मीन का 2% जमा होता है। ऊपर बिल्डिंग का जो हमने वैल्यूएशन डिक्लेयर की होती है उसका 2% नहीं होता, सिर्फ तय ज़मीन का 2% जो है ना वो जमा करवाना होता है नक्शा की मद में। ये सारे टोटल अखराजात आपके जो है ना वो रजिस्ट्री के ऊपर आते हैं, और इसके बाद रजिस्टर्ड सेल डीड जो है ना आपको मिल जाती है। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जैसे PT1 है, PT1 के ऊपर प्रॉपर्टी है, या कोई डिग्री के ऊपर प्रॉपर्टी है, या ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनके कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ स्टाम्प के ऊपर आप परचेज़ कर लेते हैं, गांव के अंदर लाल लकीर के अंदर होती है। उसके लिए आप एक कोर्ट में हुक्म इम्तनाई का दावा दायर करके तो दूसरे फ्री का बयान करवा सकते हैं कि मैं इनके कब्ज़े में मुदाखलत नहीं करूँगा, और अगर इसका कब्ज़ा किसी तरीके से छिन जाता है तो मैं इसके पैसे वापस करूँगा। इस तरीके से आपका वो सिक्योर हो जाता है, वो रजिस्ट्री नहीं होती। इसके अलावा अगर आपके पास सिर्फ PT1 है तो आपने PT1 में ये चेक करना है कि कितने बंदों के नाम PT1 है और उन सब के बयान करवाने हैं कोर्ट के अंदर आके। उसकी डिक्लेरेशन लेके भी उसको आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं। उसमें तकमील मुआहदा में जाके भी आप उसमें रजिस्ट्री करवा सकते हैं। पार्टीशन सूट करके एक बंदे के नाम वो खानगी तकसीम करके, दस्तावेज़ खानगी तकसीम तैयार करके, उसमें कोर्ट डिग्री लेके उसको दस्तावेज़ खानगी तकसीम को रजिस्टर्ड करवा के उसके बाद उसकी रजिस्ट्री आप करवा सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो आज आपको समझानी थी कि रजिस्ट्री करवाते वक्त आपने बड़ा मोहतात होके और तमाम मलकियत को, उसकी ऑनरशिप को, उसकी प्रॉपर्टी की ऑनरशिप को चेक करके और रजिस्ट्री की फ़ीसें वगैरह सारी डिटरमिन करके उसके बाद आपने ये ट्रांजैक्शन करनी है। बहुत शुक्रिया।